This is CA Sandeep Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. And ये जो आज का इंटरव्यू है ये बहुत ही स्पेशल इवेंट है, This is a very very special event because this is an interview not with a particular ranker, this is an interview with rankers. So यहाँ पे हमारे पास एक नहीं तीन rankers बैठे हैं. We have 3 rankers together, right? That is Jay, All India rank 3, new syllabus. And then again we have Divyansh, All India rank 10, new syllabus. And then again we have Rishi Kapoor, right? So वो वाला Rishi Kapoor नहीं है ये. That is again All India rank 40 and I think old syllabus. New syllabus. New syllabus once again. And again यहाँ पे एक 4th rank holder और है हमारा. That is from new syllabus Hitesh, rank 42. Unfortunately उनका GMCS training चल रहा है, so he could not be a part of this event. तो हितेश जहाँ भी हो मिस कर रहे हैं हम लोग आपको, right? अब देखना यहाँ पे जो जय हैं एंड अगेन दिव्यांश है, ऋषि है, तीनों में एक चीज कॉमन है और बहुत इंटरेस्टिंग है. कॉमन क्या है? ऑल ऑफ 3 आर फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ 3 आर फ्रॉम कोलकाता, राइट? सो स्पेशली द कोलकाता स्टूडेंट्स, यू हैव समथिंग फॉर यू हियर, right? All of these 3 they are friends and they are from Kolkata. In fact the funniest part is that जो last time मेरा student था शांतनु, all India rank 3, again he was from Kolkata and again coincidentally he was also their friend. So ये बहुत ही funny exercise है यहाँ पे. अब जो जय है and दिव्यांश है ये मेरे पेन ड्राइव के students हैं and Rishi has not taken my classes but he has stayed connected with me from the initial days. So guidance, tips and काफी सारी चीजें फॉलो करी है इसने. आई थिंक पेन ड्राइव नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी करी है एंड गाइडेंस फॉलो करा है, राइट? सो ये जो इंटरव्यू है भाई मैं बहुत कम बोलने वाला हूँ. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सुनने के लिए आए हैं. सो मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो पॉपुलर क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आप उनको उनका जवाब दें. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट फॉरवर्ड दैट एंड वी वांट कि इस इंटरव्यू से बहुत सारी चीज सीखने को मिले सबको. एवरीवन मस्ट लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. दैट 3 लोग अगर रैंक लेके आ रहे हैं एक ही फ्रेंड सर्कल से, दैट्स अगेन ए वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट, राइट? सो सबसे पहले टू स्टार्ट विथ आप तीनों के लिए जब रिजल्ट आया और आपने देखा ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 10 एंड ऑल इंडिया रैंक 42, कैसा लगा उसको? हाउ यू फेल्ट? So starting में I was sleeping, like I was very chilled out before my results. So मुझे मेरे cousin ने call किया कि results आ गए, go check it out. So मैंने बस कंप्यूटर खोला and like I just filled in my initials and सब कुछ मैं भरा details and I just clicked on submit. Group 1 pass, Group 2 pass. I was very happy कि चलो it was my childhood dream, starting से था कि बनने के इसलिए. So I was very happy कि चलो. फिर then I saw the marks, देखा 500 के ऊपर है. फिर मुझे उस टाइम कुछ स्ट्राइक नहीं किया. एक मेरिट लिस्ट का नीचे ऑप्शन आता है, चेक मेरिट लिस्ट. मैंने उसमें किया क्लिक, अपना भरा डिटेल्स and I clicked on submit and rank 3 आया. So it was completely unbelievable, top of the world. मैं कभी अपने रिजल्ट्स को लेके एक्साइटेड नहीं होता, but this was something very big for me. मेरे थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली. माय डैड हैज ऑलवेज बीन सीइंग माय रिजल्ट्स. क्लास 12 का भी उन्होंने देखा था तो मेरे काफी अच्छा रिजल्ट था. तो इट हैज ऑलवेज बीन कि पापा ही देखेंगे एंड वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं. इनफैक्ट सुबह सुबह जब नींद खुला तो मैं देख रहा था पापा तभी ऑलरेडी आईपैड में डाल रहे थे रोल नंबर. सुबह से ही चेक करना स्टार्ट कर दिया. वो खुद भी सी है. तो मेरे लिए ऐसा था कि वो डैड ने कॉल किया और कहा कि हाँ बेटा पास हो गया है, Group 1 पास, Group 2 पास, congratulations. And I'm like okay पापा. And फिर बाहर आया, मम्मी से मिलने गया और तब तक मेरी फिर मॉम अचानक से बोलती है कि अरे दिव्यांश congratulations. मतलब मम्मी इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही है कि चलो ठीक है पास हो गए, अच्छा बात है. And then suddenly she like all India rank 10 and then I was just silent because I was like letting it sink in. And मैंने तभी मैं first reaction था warm up बोल please अभी किसी को मत बोलना आप, नहीं तो फोन आने लगेगा मैं बिजी हो जाऊंगा. I just want to relax and enjoy the moment. So that is my reaction. मेरा तो आर्टिकलशिप चल रहा था तो मैं अभी वर्क कर रहा था उस जगह पे. तो आई वॉज इन भुवनेश्वर. सो मेरे सीनियर ने मेरा रिजल्ट चेक किया तो मैं तो बहुत खुश हुआ. बट उससे पहले मेरे को एक मैसेज आ गया कि सीए ऋषि कपूर एक फ्रेंड का मैसेज मैंने देख लिया तो पता चल गया कि मैं पास हो गया. बट फिर जब सीनियर रिजल्ट देखे तो मैंने देखा कि 479 आया. सो आई सेड कि चेक मेरिट लिस्ट एंड देन आई गॉट रैंक. I think more than us, our parents and our family members are more happy than us. Exactly. मेरे सीनियर्स मेरे से ज़्यादा खुश थे. एक चीज जो स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, that is a very common question, कितने महीने पढ़ाई करी? So मेरे लिए personally it was just 4 months. I just got 4 months to study. So जितना भी पढ़ना था उस 4 months में पढ़ना था, properly plan out करना था and accordingly पढ़ाई. यार ये रैंक 3 में कुछ कॉमन है क्या? मतलब लास्ट टाइम शांतनु का इंटरव्यू था and he you know exactly spoke the same words कि सर 4 महीना टाइम मिला. मतलब ऑफिस में पहले पढ़ा था कुछ
बट बेसिकली 4 महीना मेन पढ़ाई 4 महीना में मेन पढ़ाई 4 महीने हुई, सो अगेन ही वाज रैंक 3। सर मेरा भी सिमिलर 4.5 मंथ्स था, बट दोस 4 मंथ्स मेरे बाय द डे प्लान थे, इन द सेंस मैंने तब तक उसके पूरा 2 इयर्स प्लान किया, बट फिर बीच में सिलेबस चेंज हो गया तो काफ़ी प्लान्स चेंज हो गए। कई सब्जेक्ट्स मैंने आईपीसीसी में जैसे मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया था, तो मेरा सिमिलर स्ट्रैटेजी था पहले, बट फिर न्यू सिलेबस था तो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि कोई गाइडेंस ही नहीं है। देन आई थॉट कि ओके लेट्स अब चेंज द अप्रोच, तो फिर टाइमलाइन चेंज हुआ, बट फिर मैंने ट्यूशंस क्या-क्या लेने हैं, कैसे बैलेंस करके एंड में 4 मंथ्स मेरे पूरे प्लान थे, उसकी तैयारी मैंने पूरे 10 मंथ्स तैयारी की और फिर वो 4 मंथ्स एग्जीक्यूट कर पाया। मेरे को 3.5 मंथ्स मिले थे, मेरा मतलब आर्टिकलशिप के कारण थोड़ा सा लैग हो गया था, बट मेरा शुरू से प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग रहा और मैं शुरू से पढ़ाई करता रहा, तो इसमें मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन 3.5 मंथ्स में आई वॉज फेल्ट इल एंड 7 डेज के लिए मैं बीमार था, फिर भी मेरा हो गया। और इवन जब बीमार थे तो वो अक्टूबर का मंथ्स में, दैट वाज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द टाइम, सो उसमें भी सो देखो मेरा तो ये है कि भाई पढ़ाई तो स्टार्टिंग से करनी चाहिए, बट जिन स्टूडेंट्स ने पहले से लिमिटेड स्टडीज कर रखी है उनके लिए मैसेज है यहाँ पे कि भाई 4.5 months of dedication, 4.5 months of dedication can also bring you an all India rank, right? 4.5 months of dedication can also bring you a all India rank, so that is again a remarkable achievement. So again 4.5 months का जब का सीक्वेंस है, right? I'd like to start with you. So जब का 4.5 months का सीक्वेंस था 4 months का, how you planned out your both groups, how you planned out of your studies, and I will like कि आप subject by subject उस approach को बताएं students को. So before planning out मैंने एक वीक का ब्रेक लिया था। I talked to a lot of people, मैंने बहुत सारे interviews देखे, and one thing which I found common was कि जो ultimately 1.5 days मिलते हैं before your exams, that is the only पढ़ाई जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, और आप जितना 4 महीना भी पढ़ लो 1.5 days वाला पढ़ाई ही आपको हेल्प करेगा। So I tried to क्रक्स में एंटायर सिलेबस इनटू दोस 1.5 days, तो मैंने सारा प्लान आउट ही वैसे किया कि उतना ही पढ़ो जितना 1.5 days में कर पाओ, और अपना मटेरियल को जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करो। सो वैसे स्टार्ट किया। नाउ मैंने क्या किया था कि मैं अपने लिए बहुत इम्पॉसिबल गोल्स रखता हूँ ताकि उसके नियर टू इम्पॉसिबल मैं अचीव कर पाऊँ। सो द फर्स्ट मंथ आई केप्ट अ गोल ऑफ कंप्लीटिंग 4 सब्जेक्ट्स, दैट वाज अकाउंट्स, एसएफएम, इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड कॉस्टिंग। सो आई मैनेज टू कंप्लीट 3 सब्जेक्ट में, 3.5 सब्जेक्ट्स मेरा हो गया था फर्स्ट मंथ में, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मतलब अभी 3 महीना और बचा हुआ है तो वो भी हो जाएगा। एंड मेरे को लास्ट मंथ पूरा रिविजन के लिए रखना था, रिविजन एंड मॉक टेस्ट। तो बाकी 2 मंथ्स मैंने डायरेक्ट टैक्स और ऑडिट पकड़ा साथ में, एंड फॉर्चुनेटली दोनों डायरेक्ट टैक्स एंड ऑडिट दोनों मिला के 3 हफ्ता में हो गया था। ऑडिट आपका क्लासेस से किया था, एंड एक वीक मैंने ब्रेक लेके वापस से डायरेक्ट टैक्स और ऑडिट रिवाइज किया और उसका मॉक टेस्ट दिया खुद से। नेक्स्ट मंथ मैंने जीएसटी किया, मतलब इंडायरेक्ट टैक्सेशन किया, एंड लॉ पढ़ा। और उसके बाद मैंने जो लास्ट मंथ था उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सो उस टाइम मैंने खाली रिविजन, उस टाइम इनफैक्ट मैंने पढ़ाई अपना कम कर दिया था, रिविजन पे ज़्यादा फोकस था एंड मोर ऑफ रिविजन टेस्ट पेपर्स। एंड फिर 1.5 days वाला मैंने लास्ट मंथ ऑफ कोर्स मैंने एक और चीज़ किया था, आई मेड अ फ्यू ऑडियो रिकॉर्डिंग। सर ने ऑडिट का रिकॉर्डिंग्स था, बट कॉस्टिंग का थियोरी के लिए मैंने खुद का एक अपना रिकॉर्डिंग्स बनाया था, दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड जितना मैंने प्लान आउट किया था कि अपना सारा सिलेबस को 1.5 days में उसको क्रक्स को पढ़ूँ, तो उसके लिए मैंने खुद के लिए एक सेपरेट नोट्स बनाए थे ताकि दैट हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग दिस 1.5 days। सो आपने क्लासेस वगैरह जैसे यू नो आई थिंक 4.5 months पहले आपने से पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन कोचिंग पहले से कर ली होगी आपने? मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का सारा कोचिंग पहले कंप्लीट था, प्रैक्टिकल का खाली प्रैक्टिकल। ओके, सो आपने कोचिंग से आप एक बार स्टूडेंट्स को गाइड कर लाइक ड्यूरिंग योर ऑफिस आपने कोचिंग से ऐसे मैनेज किया, आपने किनसे कोचिंग ली, ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप आपने कोचिंग को कैसे मैनेज किया, एंड उसके बाद फिर आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए क्या अप्रोच रहा जिसका आपने क्लासेस नहीं लिया था, लास्ट में शायद ऑडिट कर लिया था, राइट? तो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर दैट? सो फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आई हेट waking up in the morning, तो मैं दिव्यांश जानते थे अटेंडिंग मोस्ट ऑफ ट्यूशंस टुगेदर, सो मैं 80% ऑफ क्लासेस नहीं जाता था, बट स्टिल जैसे अकाउंट्स का मैंने प्रवीण शर्मा सर से लिया था, सो उनका क्या है नोट्स बहुत बढ़िया है एंड वो अपना आवा में सब कुछ अपडेट कर देते सेम डेट से। तो मेरा क्या होता था, मैं ऑल्दो क्लास मिस करता था बट मैं ऑफिस में जाके यूज्ड टू मेक श्योर दैट आफ्टर ऑफिस 1 hour 2 hour में निकाल के उनका नोट्स एटलीस्ट अप टू डेट रहूँ, अपना कॉपी कर लूँ, समझ लूँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बाई चांस कुछ इशू होता था तो फ्रेंड्स और को कॉल करके मैं पूछ लेता था, दैट वाज फॉर अकाउंट्स। देन डायरेक्ट टैक्सेशन था, विनोद गुप्ता सर से लिया था, एंड उनका आई थिंक प्लस पॉइंट ये था उन्हें केस स्टडीज से पढ़ाते हैं वो, तो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है अपने आप। कॉस्टिंग मैंने सतीश जनान सर का पेन ड्राइव क्लासेस लिया था, एंड वो अकॉर्डिंग टू माय ओन कन्वीनियंस में देखता था, तो 3 घंटे का क्लास होता था, मैं 2 hours में कंप्लीट कर देता था 1.5x करके, जैसे आपका भी क्लासेस में 1.5 में देखता था तो बहुत जल्दी कंप्लीट होता था और एक अंडरस्टैंडिंग भी रहता था।
और पर कभी पॉज करके अपना ब्रेक ले लिया या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो वापस प्लेबैक करके देख लिया, तो आई प्रेफर पेंडेड क्लासेस। तो वैसे मेरा था। SFM एज अ सब्जेक्ट मैंने खुद से कर किया था, मैंने नोट्स अपने फ्रेंड से ले लिया था एंड मैं सेल्फ स्टडी किया था SFM। एंड थियोरी सब्जेक्ट्स मेरा जितना थियोरी सब्जेक्ट्स था वो मैंने सब अपना लास्ट 4 मंथ्स में किया था। ऑडिट वाज अ सब्जेक्ट विच आई फियर्ड, तो मुझे उसके क्लासेस लेने पड़े एंड मेरे फ्रेंड्स ने हाईली रिकमेंड किया साइंटिस्ट का क्लासेस लो, सो आई टुक हिज क्लासेस एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट ऑडिट आई थिंक अराउंड इन 9 days, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके क्लासेस। फॉर लॉ अगेन मेरे को थोड़ा इशू हो रहा था लॉ में, तो फिर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इटसेल्फ मैंने दर्शन खरे सर का फास्ट ट्रैक कोर्स लिया था एंड 2 weeks में वो भी खत्म हो गया। सो दैट इज माय इंटेंट। ओके, सो अगेन जैसे कि आपने बताया रिगार्डिंग दिस एंटायर चेन ऑफ इवेंट्स कि हाउ यू टुक द क्लासेस, तो ये सारी क्लासेस प्रैक्टिकल्स की तो आई थिंक आपने ऑफिस के साथ खत्म कर ली, एंड जो थ्योरी है वो 4 months के साथ आपने कवर अप कर लिया। यार एक चीज मुझे बहुत फनी लगा आपका, यू नो जनरली स्टूडेंट्स का रहता है सर 45 आवर्स में हाउ कैन एवरीथिंग बी ओवर, एंड व्हाट यू आर टेलिंग मी इज कि सर मैंने वो क्लासेस भी 1.5 के स्पीड में देखी है एंड 9 days में सब्जेक्ट खत्म कर लिया रिवीजन। सो क्या वो सफिशिएंट था कि मतलब 45 आवर्स में कवर हो जाए एंड 1.5 के स्पीड में यू कैन मैनेज इट? सो फास्ट ट्रैक इज अ कोर्स जो आपको तभी लेना चाहिए जब आपके पास टाइम कम हो। मेरे पास 4 महीना था इसलिए मैं फास्ट ट्रैक लिया, अगर मेरे पास और टाइम होता तो ऑफकोर्स मैं रेगुलर क्लासेस ही लेता। फास्ट ट्रैक का आई थिंक हेल्प यही होता है कि आपको एक सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू हो जाता है और आपका कम टाइम में हो जाता है। जो मेन क्रक्स का जो मेन सर का एक एडवांटेज क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं वो, तो उनका जितना भी उनको लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ कवर करा देंगे फास्ट ट्रैक कोर्स में। एंड ही ऑल्सो गिव्स PM क्वेश्चंस का भी एनालिसिस कराते हैं वो। तो आई थिंक वो मुझे एक रग से एक जगह मिल गया। इनफैक्ट अगर मैं खुद से पढ़ता, मैं उसको कट शॉर्ट करता, तो वो आपने ऑलरेडी वो मेहनत कर ली है मेरे लिए, तो आई थिंक दैट हेल्प मी आउट। सो आपने जैसे पार्टिकुलरली ऑडिट के लिए या जितने भी अपने क्लासेस लिए, मतलब एक तो ये होता है कि भाई ठीक है जो टीचर ने बताया मैंने वो चीज़ रेफर करी, फिर मैंने 4 सोर्सेज और रेफर करे अलग अलग, या एक दूसरा अप्रोच ये होता है कि एक फैकल्टी ने हमें गाइड किया और मैंने जिस फैकल्टी से क्लास ली मैंने उसी फैकल्टी का फॉलो किया, कुछ और नहीं किया। सो व्हाट इज द अप्रोच यू फॉलो? सो बिफोर माय 4 months आई प्लान्ड आउट एवरीथिंग, और मैंने जिनसे बात किया तो आई वाज वेरी श्योर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय 4 months कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। सो अकॉर्डिंगली मैंने सिर्फ हमेशा एक ही रेफरेंस यूज़ किया है, मतलब कोई भी एक ऑथर यूज़ करो और ICI का बुक्स हमेशा रखो अपने साथ में। सो दिस थिंग वरना एक कंफ्यूजन होता है। एंड फॉर अस ह्यूमंस देयर इज अ वेरी फनी थिंग, वी हैव अ पिक्टोरियल मेमोरी। तो अगर आप एक की चीज़ को आप देखोगे बार बार तो आपके माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाता है, लेकिन अगर आप डिफरेंट रेफरेंसेस से देखोगे वो कभी इम्प्रिंट हो नहीं पाएगा। एग्जाम में पिक्टोरियल मेमोरी ही काम आता है। ओके फाइन, ठीक है। तो उसके बाद जैसा आपने पहले क्लासेस सारी कंप्लीट कर ली, देन यू वेंट विद द थ्योरी। आप कैसे करते थे? मतलब एक तो होता है कि यू नो एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप ऑलरेडी, एक होता है कि यू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो व्हाट वाज योर अप्रोच, वेदर इट वाज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, या फिर व्हाट वाज योर अप्रोच एग्जैक्टली? सो स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल्स मेरा क्या हैबिट है कि मैं एक सब्जेक्ट पकड़ता हूँ उसको पूरा खत्म करता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने जो 4 सब्जेक्ट्स किया था वो एक एक करके ही किया था। बट देन वाइल स्टार्टिंग ऑडिट तो थोड़ा सा एक लैग रहता है कि बोर हो जाता है, देयर इज अ टेंडेंसी। तो मैंने एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रखा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, दैट वाज डायरेक्ट टैक्सेशन। तो मैंने ऑडिट और डायरेक्ट टैक्सेशन साथ साथ किया था, कभी एक दिन ऑडिट कर लिया, कभी एक दिन टैक्सेशन कर लिया, या आधा दिन ऑडिट आधा दिन टैक्सेशन। तो ऑडिट एंड टैक्सेशन का मिक्स था। फिर अगेन जब लॉ किया तो लॉ में भी मेरे को थोड़ा सा लैग में लग गया, तो फिर लॉ और इंडायरेक्ट टैक्सेशन साथ साथ मिला के किया। एंड हाउ यू वेंट अबाउट द रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स? रिवीजन में इंडिविजुअल सब्जेक्ट करता था। इंडिविजुअल सब्जेक्ट होते थे। अगेन दैट सब्जेक्ट है, वो सबको अपना अपना कंफर्ट लेवल आता है, मेरे लिए इंडिविजुअल। Okay, and did you use the revisionary voice skills for audit? Absolutely. So revisionary voice tips is something which I think before sleeping you should listen to it. आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा, बट एग्जाम टाइम में when you write a particular question, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर टॉपिक का, ट्रस्ट मी अगर आप सर का सुनोगे revisionary voice clips तो आपको एग्जाम में वो रिंग करेगा। मतलब आपका मेरे को एग्जाम में आपका वॉइस रिंग कर रहा था मेरे माइंड में, और आपका एक कारो का एक स्टोरी है वो तो अभी भी आप मेरे को बोलोगे मैं उसको रिसाइट कर दूंगा। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। Okay, and coming to Divyansh, अब यहाँ पे there may be places that you must have followed the same approach as they have done, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यू नो आपने कुछ अलग अप्रोच फॉलो कर रहा हो एंड जिससे आपको बेनिफिट मिला हो, तो यू कैन शेयर द सेम विद स्टूडेंट्स। सो एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी इससे कुछ मामलों में काफ़ी सिमिलर है बट कुछ में काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज इसकी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस डिफरेंट थी और मेरी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट थी। एंड सो दैट्स व्हाई जहाँ जहाँ कुछ सिमिलर है कुछ डिफरेंट है, मैं खाली डिफरेंसेस हाईलाइट करूँगा बिकॉज आई थिंक ही इज पॉइंटेड आउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेरी वेल। तो मैंने भी इसके जैसे काफ़ी प्लान किया था कि अपने प्रैक्टिकल ट्यूशन वगैरह पहले खत्म कर लिए थे। एंड सो मेरी स्ट्रैटेजी IPCC में मेरे प्रैक्टिकल्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन थ्योरी वाज अ वीक पॉइंट। तो मैं थ्योरी में अपने आप को थोड़ा चैलेंज करके इस बार इंप्रूव करना चाहता था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि थ्योरी में बहुत बोर हो जा रहा हूँ स्टार्टिंग में, और उसमें मैंने ट्यूशन प्लान नहीं किए थे। तो मैं देखा कि फिर मैंने ट्राई किया कि डिफरेंट बुक्स पढ़ने का।
तो लॉ में मैं पहले एक बार इंस्टीट्यूट का मैट पढ़ा, 600 पेजेस है, मेरे को लगा काम है तो कर लेते हैं, बट फिर मैं पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन टैकल नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं देखा कि मैं बहुत बोर हो जा रहा हूँ। फिर मैंने अपने आप को डिवाइड किया, मैंने कुछ चैप्टर्स दर्शन का सर का बुक यूज किया, कुछ में मुनीश भंडारी सर का बुक यूज किया, एंड देन एक और सर है मिस्टर A.K.S. कृष्णन। तो एक बाइंडिंग का बुक में खाली 14 पेजेस में दिया हुआ है बहुत इजीली, और वो हमें लगता है कि टफ चैप्टर पढ़ना उतना आता नहीं है तो कम टाइम में हो जाए, तो मैंने फिर बोर्ड नहीं हो रहा था मैं, और रिवीजन ज़्यादा था तो कंट्रोल था। और फिर मैंने लॉ की आपकी डिजिटली क्लासेस जो आपने डाले थे ऑनलाइन, वो मैंने आपका देखा, तो आपके ऑडियो नोट्स मैंने काफ़ी सुने थे, तो आपके नोट्स के कारण मेरी मेमोरी में पूरे वो रह जा रहा था, और फिर जहाँ से मैंने पढ़ के रखा था तो वो कंट्रोल पूरा था सिलेबस पे। तो मैंने लॉ के लिए ये किया। ऑडिट के लिए मैं थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट का मैट उठा के पहले एक बार 1800 पेजेस पढ़ डाला, फिर मुझे लगा कि चैलेंजिंग है तो मैंने स्टैंडर्ड्स के नोट्स बनाए, और फिर मैंने जय को एक दिन कॉल किया कि जय, दिस इज अराउंड सितंबर एंड, दिस इज अक्टूबर अक्टूबर फर्स्ट वीक, कि आई कॉल्ड जय कि जय मेरे से कैसे कर रहा है तू, मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बिकॉज लॉ फिर भी कंट्रोल हो गया, ऑडिट नहीं हो पाता। तो ही सजेस्टेड कि मैंने तो सानिध्य सर का किया है, और फिर हमारा एक और फ्रेंड है पुष्पदीप, उसने भी आपका एक वीडियो से किया था पेन ड्राइव से ऑडिट का, तो उसने भी मेरे क्लियर किया, एंड आई नो दैट ही इज अ स्मार्ट गाय हु विल मैनेज वेल एंड हु वुड गिव गुड एडवाइस। तो मैंने आपका फिर क्लासेस ऑर्डर किया अक्टूबर में, एंड देन आई सॉ द एंटायर कोर्स, एंड देन आई रियलाइज्ड कि फिर मैं कंट्रोल आ गया मेरे पूरा सिलेबस पे, बिकॉज व्हाटएवर जैसे इसने कहा कारो वाला SBI 08 और वो एक लड़की थी निधि, ये सब स्टोरीज काफी रह जाते हैं। सो व्हाट यू स्टडीड एंड देन द ऑडियो नोट्स अगेन, तो मुझे लगता था कि ऑडिट सर को याद नहीं रहता है, नर्वसनेस होता है, बट सिंस मैंने मल्टीपल टाइम्स आपके ऑडियो नोट्स रात को सुने, क्योंकि रात को हम थक जाते हैं तो फिर एक टायर्डनेस लगता है कि खुद से एफर्ट लेने का मन नहीं करता है, तो वो एक स्पून फीडिंग में कई बार काम आ जाता है। तो वो फिर एक कंट्रोल आगे के लोग स्पेशल ऑडिट्स पूरा इग्नोर कर देते हैं, तो वो मैं तो स्पेशल ऑडिट्स तो स्ट्रेंथ एरिया हो गया था, नॉन स्टैंडर्ड्स एरिया, तो ऑडिट में मेरा ऐसा अप्रोच था। अब वो 4 मंथ्स का जो प्लानिंग है उसमें मैंने पहला 2 मंथ्स ये स्ट्रैटेजी नॉर्मली लोग मना करते हैं करने के लिए कि आप 2 सब्जेक्ट करो, बट सिंस आई मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत इजीली हो जाता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर 2 मंथ्स मैंने 1.5 hours ईच सब्जेक्ट पढ़ा, व्हिच इज समथिंग नॉट मेनी पीपल डू। तो मैंने 8 सब्जेक्ट्स एवरी डे पढ़ा, एंड फॉर 1.5 hour तो वो 12 hour का स्टडी का गैप बहुत इजी लगता था मेरे को। लोग बोलते थे ना कि 12 घंटे तक बोर हो जा रहे हैं कि एक थ्योरी लेके पूरा करना एक पूरा दिन या 4 दिन नॉन स्टॉप ऑडिट करना, वो एनर्जी सस्टेन नहीं हो सकता है। बट मैं हर बार फ्रेश लेके बैठता था कि आज कॉस्ट में ये करेंगे, आज अकाउंट्स में ये करेंगे, एसएफएम में कल इतना किया था, आज इतना है, तो वो 2 मंथ्स तो मेरे बहुत इजीली गए। और उसके बाद फिर 2 मंथ फिर मैं अपना फिर लाइक जैनिका के 1.5 दिन का फिर वो तब मैंने वो प्लानिंग स्टार्ट किया कि एक जब रिवीजन हो गया तो उसके बाद यू प्लान अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट, तो तब मैं 3 डेज में सिलेबस करने का ट्राई किया, एंड साथ साथ एमटीपीज एंड आरटीपीज आई थिंक दे मेक अ बिग डिफरेंस, बिकॉज जितना ही पढ़े हम 30-40% तो वहीं से आता ही है। एंड अगर आपका वो इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज भी आप अगर कवर अप कर लो कि एंड उन स्पेसिफिक आंसर्स के आप सेक्शन नंबर पे कंट्रोल कर लो, क्योंकि जैसे मैंने एक एमटीपी में एक प्रोड्यूसर कंपनी का क्वेश्चन था, तो उसमें मुझे 581 Z 581 क्या एग्जैक्टली वो 4 सेक्शन भी याद थे एग्जाम में, क्योंकि वो एमटीपी में मैंने 2 बार क्वेश्चन देख लिया था, तो वो कंट्रोल बहुत अच्छे से आ जाता है। एंड देन प्रैक्टिकल्स आपको एंजॉय करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल पेपर्स में आपको डीप जाना पड़ेगा, एंड फिर मैंने भी सिमिलर ट्यूशंस लिए संजय सराफ सर के एंड प्रवीण शर्मा सर के एंड विशाल भट्टर सर का फॉर आईडीटी, एंड देन डीटी मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया था, तो लॉट ऑफ पीपल वर टेलिंग मी हाउ डिड यू मैनेज दैट बिकॉज़ इट वाज चैलेंजिंग, बट मेरे पास टाइम नहीं मिला था ट्यूशन लेने का डीटी का, तो वो मैंने भंवर पुराने सर का कॉम्पैक्ट बुक मंगाया और वो पूरा पढ़ लिया मैंने। बट फिर असेसमेंट प्रोसीजर इज समथिंग दैट इफ आई हैवंट डन ए डीटी में आर्टिकलशिप, तो वो चैलेंजिंग लगता है कि याद रखना, क्योंकि इट इज समथिंग न्यू एंड पहला रीड में तो मुझे लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि काफी क्रॉस रेफरेंसिंग है। तो फिर मैंने ऑनलाइन जाके, अब हम YouTube को काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं बिकॉज एक टेक्नोलॉजी है। अब मैंने आपका लॉ आपसे पढ़ा नहीं, बट आपका वो 8 घंटा का रिवीजन सारे एक्ट्स के मैंने देख लिए, कंपनी लॉ एज वेल एज द अदर लॉ, सो मैं काफी हेल्प किया। तो मैंने YouTube डीटी के लिए भी भंवर पुराना सर का 10 आवर्स के रिविजनरी काफी क्लासेस है, तो मैंने 2 बार देखे, मैंने एग्जाम के पहले भी वो देखा, तो वो 60% सिलेबस तो बहुत इजीली हो गया जो वहाँ पे कवर्ड है। और इनफैक्ट जो लॉ में भी जो 3 दिन का गैप था, मैंने आपकी क्लासेस तब देखे सारे वो रिविजन वाले, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। एट लास्ट मोमेंट पे आप थके हुए रहते हो और कोई आपको पढ़ा रहा है, आप एक बार एक चैप्टर कर लो और फिर पॉज करके आप बुक पूरा पढ़ लो, तो इट हेल्प्स। तो मैंने मिक्स किया। Any particular subject जिसके बारे में you want to share something with the students कि आपको लगता है कि that will really help them out, या any special strategy which really worked out for you? हाँ, I think the subject that I think really helped for I think him and me both of us because so we are CFAs as well two of us. Okay. हमने CFA तो हमने ये माना हुआ था कि SFM को अपना strength बनाना है, because वो एक score subject है which is more scoring and that makes a big difference.
So I think he scored a 91 in SFM, I scored an 88 in SFM. And that because SFM ऐसे सब्जेक्ट सबसे स्कोरिंग है, it's not that tough. अगर आप अच्छे से कंट्रोल कर लो या तो आपको आता है या नहीं आता है, और अगर आप वो एक सब्जेक्ट कर लो तो बाकी सब्जेक्ट में फिर एवरेज भी करोगे ना तो आपके रैंक के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाद में आप कुछ में एग्जामिनेशन, कुछ में 50 प्लस 60 प्लस करके भी मिक्स बैग, वो एक सब्जेक्ट में आपको 90 85 का रेंज मिल जाता है. तो आई थिंक दैट इज वन सब्जेक्ट एवरीवन शुड नॉट टेक लाइटली एंड मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट, कि उसमें अगर आपको पता है कि 80 प्लस का प्रिपरेशन है तो पास का तो वो फेल होने का डर खत्म ही हो जाता है वहां पे. सो आई थिंक एवरीवन शुड फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट एंड देन मेक श्योर यू डू नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट, कि आपको हर सब्जेक्ट में फोकस एंड मेक श्योर यू नो योर वीकनेसेस. जैसे मुझे मैथ थ्योरी वीकनेस पता था तो मैंने लॉ में स्ट्रेटजी अप्लाई किया एंड आई गॉट अ 77 इन लॉ. तो एंड इट इज अ मिक्स बैग, के टीचर्स ने भी सपोर्ट किया एंड मैंने भी वो मेहनत की. तो वो आप अपना वीकनेस एनालाइज करके आप मेहनत करो तो देयर नथिंग स्टॉपिंग यू. So let me pitch in about one particular subject. मुझे काफ़ी queries आ रहे थे about this elective subject. I taken risk management, तो मुझे काफ़ी queries आती थी कि पढ़ना कैसे है उसको. So starting out मैंने first month में try out किया था. मैं I started to read the entire chapter. मैं रट रहा था basically. That is not helping me out. But then I realized कि it's an open book exam. So there's no point आप उसको मतलब learn करो. It's more of you need to understand the stuff and basically I would just give you some study guidelines. आपको समझना है क्या चीज़ है, आपको मेन ये चीज़ पता करना है कि कौन जो क्वेश्चन है वो कौन सा चैप्टर से है और चैप्टर का कौन से पार्ट से है. बुक आपके पास एग्जाम हॉल में होगा, यू कैन ऑलवेज फ्लिप थ्रू एंड गेट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सेकेंडली अबाउट दीज एमसीक्यूज. सो एमसीक्यूज में आपको टाइम सेव करने के लिए जस्ट मेक वन थिंग श्योर कि आप खुद का एक समरी बना लो एंड समरी में जस्ट राइट डाउन द हेडिंग्स, द सब हेडिंग्स एंड एक कीवर्ड्स रख लो, ताकि आपको क्वेश्चन में कीवर्ड देखेगा, आप इंस्टेंटली वहाँ पे आप देखिए, आप मैप कर लिए कि अरे हाँ ये इस चैप्टर से है, आप जल्दी से फ्लिप इन कर दो और आपको क्वेश्चन का आंसर उसी टाइम मिल जाएगा. तो एमसीक्यूज में आपका काफ़ी टाइम सेव होता है. सो रिस्क पर्टिकुलरली रिस्क मैनेजमेंट इज सब्जेक्ट जो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, पता करना है क्या चीज़ कहाँ पे है एंड मेक योर ओन समरीज. सो दैट इज वन लाइक टू ऐड फॉर अनदर सब्जेक्ट फॉर लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. प्रॉब्लम क्या होता है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज प्रॉब्ली द मोस्ट वास्ट सिलेबस दैट वी हैव, बिकॉज़ अब इंडेक्स में आने के बाद देयर सो मेनी इंडेक्सेस के पूरा याद करना, एंड वो हम 4-5 दिन रखते हैं अकाउंट्स के लिए भी, बट वो काफी टफ हो जाता है क्योंकि हम जो फर्स्ट डे पढ़े थे वो फोर्थ और फिफ्थ डे डिटेल नहीं हो पाता है, बिकॉज उसमें भी अकाउंट्स में भी 60-70% कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, बट 30-40% ऐसा जहाँ मेमोरी प्लेज अ बिग रोल इन रिमेंबरिंग द ट्रिक्स ऑफ अ फ्यू टाइप ऑफ सम्स. तो मैंने क्या किया था, हमारे 6 कॉपी के वो ट्यूशन नोट्स थे और बुक्स के थे, मैंने उन 4 डेज में एक 70 पेज का समरी बनाया और वो लास्ट 4 दिन पहले एक रिवाइज किया और नोट्स बनाया, और लास्ट 2 दिन में वो 70 पेजेस मैंने 3 बार रिवाइज किए, और उन 70 पेजेस में हर सम में कौन सा एक पर्टिकुलर है कि ट्रिक है तभी सॉल्व हो पाएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके नहीं, समथिंग्स आर बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट इज वेल, जहां पे हम प्रॉब्लम अटक जाते हैं, और वो एग्जाम में का ऑफन उन्हीं एरियाज में टेस्ट होता है. तो जब मैंने लास्ट 2 दिन में वो 3 बार किया, मेरा एग्जाम में वो पूरा कंट्रोल था, सारे इंडेक्स में मेरे पूरे कंट्रोल थे, तो वो फेयर ही नहीं था कि इतना बड़ा सिलेबस है. तो यू नीड टू रियली प्लान के आपको लास्ट 1 मिनट हाफ डे फॉर एवरी सब्जेक्ट. अगर ऑलरेडी सर लोग काफी एरियाज इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर देते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं खत्म कर पाते हैं, तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन आप और समराइज करो उसको, बिकॉज वो आइडिया है. एंड मेक श्योर दैट यू प्लान दीस ऑडियो नोट्स वेरी वेल, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल. कि आप कब सुनोगे एग्जाम के पहले भी, आई थिंक मैंने सर का टेलीग्राम चैट में मैसेज पढ़ा था कि some people can apply this new strategy of taking 3 hours of time off in the morning and hear all the audio notes. So I think these are things that they're available to you, so use them. Why not? I mean, it's the best thing that's happened. कि लोग बोलते हैं फोन ऑफ कर दो, यूट्यूब ऑफ रख लो. नहीं, आप टेक्नोलॉजी को यूज करो, अच्छे से यूज करो. आप सोशल मीडिया हटाओ, बट मेक श्योर यू मेक द बेस्ट ऑफ देम. मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई जो मेरे को बहुत वर्क करी, कि मेरा इन लोग से अलग मेरे को थ्योरीज ज़्यादा पसंद थी. तो प्रैक्टिकल में मेरे को मन नहीं करता था, और उसको रिवाइज करने में प्रैक्टिकल में बहुत टाइम लगता था. सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत वास्ट थे, तो मैं 2 कॉपी एक बना के रखता था, एक डेफिनेशन कॉपी, एक मिस्टेक कॉपी. तो मिस्टेक कॉपी मेरी 120-130 पॉइंट्स मेरे नोटेड रहते थे, अकाउंट्स के, टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स का अलग एक ऐसे बना के रखता था. तो वो सारे पॉइंट्स जब मैं सेकंड टाइम रिवाइज करा तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प किया कि मेरे को सारा क्वेश्चन वापस देखना नहीं पड़ा. हम खाली वो पॉइंट्स देखे और मेरा सारा प्रिपरेशन उसी में हो गया. और इसमें सबको प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट टैक्स को रिवाइज करने में. कोई भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है. इवन हम लोग के टीचर्स के 4-5 मॉड्यूल रहते हैं, तो एक मॉड्यूल जनरली छूट जाते हैं. बट मेरे संग उल्टा हुआ कि मैं पूरा का पूरा रिवाइज कर पाया, जस्ट बिकॉज मैं एग्जाम के पहले वाले दिन सिर्फ वो अपना नोटिंग जो किया हुआ था, मिस्टेक कॉपी का मेरा नोटिंग था, वो मैं पढ़ा, और मेरा सारा
सम्स का मेरा सारा पॉइंट्स मेरे को याद आ गया, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्प किया। और एक डेफिनेशन कॉपी मैं बना के रखता था कि आंसर को प्रेजेंट करना है तो उसको स्टार्टिंग ही बेस्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन इज द मेन थिंग। सो मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन इनकॉर्पोरेट करूं, ऑडिट में डेफिनेशंस डाला, लॉ में डेफिनेशन डाला, जो सेक्शन 2 तो अपने छोड़ के जाते हैं, कोई बुक में नहीं मिलेगा, बट फिर मैं उस पर एडिशनल एफर्ट दिया। कंपनी एक्ट का बेयर निकाल के मैं एग्जाम के पहले वाले दिन जब मैं घर से एग्जाम सेंटर तक जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा, और वो कोट करना मेरे को लगा कि वो मेरे को हेल्प भी किया। So how much marks you got in theory? थ्योरी में मेरे को कम मिला, Okay. प्रैक्टिकल्स में ज्यादा मिला, बट 50s अराउंड में मिला, Okay. सो आई वाज हैप्पी। एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में पेनल्टीज वगैरह अपने लॉ में डाल दिया था, सो वो मैं स्टडी नहीं कर पाया था। एंड अब सबसे बड़ा चीज होता है कि अपने को प्लान कैसे करना है, कि कैसे सब्जेक्ट्स को प्लान करें कि 2-3 रिवीजन हो जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 10 डेज 8 डेज एक सब्जेक्ट्स को देना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड सेकेंड टाइम जब आप रिवीजन करो ना, तो आपको एक मॉक रिवीजन करना पड़ेगा, कि आपको वो जो 1.5 दिन में रिवाइज करना है, वो आप 1.5 से 2 दिन जो आप पढ़ रहे हो वो एक मॉक रिवीजन कर लो पहले ही। जब आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हो तो ट्राई करो कि एक सब्जेक्ट 2 डेज 3 डेज में आप रिवाइज कर लो पूरा। सो आपका एक मॉक रिवीजन हो जाता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये तो मैं कंप्लीट कर लूंगा। क्योंकि ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन रिवाइजिंग बोथ दे 2 सब्जेक्ट्स। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये 2 सब्जेक्ट का एटलीस्ट मॉक रिवीजन कर लो, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट रहता है। और एक चीज अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मेरे को बहुत जन पूछा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करें, उसमें सबको बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि सब सोच रहे हैं प्रवीण शर्मा सर जितना कराए हैं उतना इनफ है क्या, कि और करना चाहिए हम लोग को। तो मैं एक चीज सजेस्ट किया कि सर जितने भी कॉन्सेप्ट्स कराए वो सब इनफ है, आप वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, बट आप स्टडी मटेरियल को इग्नोर मत करो। आपके ऐसा ऐसा क्वेश्चंस हैं जो सर ने स्किप करा दिए क्योंकि वो इजी कॉन्सेप्ट्स थे, बट बहुत जन को वो भी प्रॉब्लम हुआ कि वो ये कहाँ से आया, ये मेरे को पता ही नहीं कि इंडेक्स में एग्जिस्ट करता है। तो आप स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, उसमें देखो हेडिंग्स की क्या क्या हेडिंग्स हैं। हर एक चैप्टर का एक माइंड मैप होना बहुत जरूरी है, कि आपको पता रहना कि चाहिए चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं, वो जनरली लोगों में मिसिंग रहा। सो मैं वो कवर करता था कि हर एक इंडेक्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है वो मेरे को पता होने चाहिए, कि उसके अंदर से है तो मैं रिलेट कर सकूं कि ये इस टॉपिक से है, तो मैं उस हिसाब से अपने से भी बनाना पड़े तो अपने से बना के लिख दूंगा। सो वो मेरे को हेल्प किया। और मेरा जो प्लानिंग था कि 8 डेज 10 डेज में करना है, सो प्लानिंग हमेशा बीट होता है कि आप प्लानिंग के हिसाब से नहीं कर सकते, बट 1-2 डेज ही एक्स्ट्रा मेरे को हुआ, मैं उस प्लानिंग के हिसाब से कंप्लीट कर पाया। तो मेरा सेकेंड थर्ड 3 रिवीजन के अराउंड हो पाया था। और कुछ एक और स्ट्रेटेजी मैंने किया कि सोने से पहले जब आप एकदम टायर्ड हो, तब मैं एक नोटबुक बना के रखा था जिसमें सेक्शंस लिखे थे और सेक्शंस क्या है, डायरेक्ट टैक्स, लॉ, इवन ऑडिट्स में भी सेक्शन के रेफरेंस है। सो वो मेरे को बहुत हेल्प किया कि हमें सोने से पहले सिर्फ एक बार उसको 10 मिनट्स 15 मिनट्स रिवाइज कर लिया, वो मेरे को बहुत हेल्प किया। और मैं पूरा सेक्शन कोट कर पाया। मैं लॉ में इवन इतना खुश था कि मैं लिख के तो आया एकदम बढ़िया, जो पढ़े थे सब लिख के आए। तो वो मेरे कॉन्फिडेंस बूस्ट उसी से होता है। Even I as a student have used that strategy. Right. I as a student used to do that. लॉ है, ऑडिट है, डीटी है, आईटी है, जितने भी सेक्शन बेस्ड पेपर्स हैं उनका रजिस्टर होता था। एंड यू नो दैट वाज द टाइम कि सुबह उठो और रात को सोने से पहले आई यूज्ड टू रेफर दैट। ऑलवेज आई यूज्ड टू रेफर दैट। सो दैट वाज अगेन आई यूज्ड टू रेफर। अब देखना यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा, काफी स्टूडेंट्स सोचेंगे यार यहाँ पे तो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। You will think कि Jay has a different strategy, इसने 2-3 सब्जेक्ट्स की एक साथ पढ़ाई करी है, and you know दिव्यांश has a different strategy, इसने एक सब्जेक्ट पे टाइम लिया है, and again ऋषि has a different strategy. But again ये जो इंटरव्यू है इसका एक बेसिक पर्पस ये भी है, देखो आपका जो भी स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी कोई गलत नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट कंफर्टेबल है 2 से 3 सब्जेक्ट यू नो एक साथ पढ़ने में, आप 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़े, बिल्कुल एक साथ पढ़े, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को तकलीफ होती है ना कि भाई नहीं मैं एक साथ नहीं पढ़ सकता, मुझे 1 सब्जेक्ट एट टाइम पढ़ना है, वो अप्रोच भी गलत नहीं है। इसमें बस एक चीज है कि कोई पर्सन का नेचर होता है कि वो जनरली बोर हो जाते हैं, एक चीज सब्जेक्ट पढ़ने से बोर हो रहा है, तो उसको शिफ्ट कर लेना चाहिए। आप प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सचर रखो कि आप एक दिन पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल भी पढ़ रहे हो, थ्योरी भी पढ़ रहे हो, तो आप बोर कभी नहीं होगे। और
और जब कोई भी एक सब्जेक्ट का एक एंड मोमेंट आ रहा है कि आपको पता है कि 2-3 चैप्टर ही रिमेनिंग है, तो आई सजेस्ट कि आप उसको कंप्लीट कर लो, ताकि आपका एक माइंडसेट रेडी हो जाता है कि हाँ मेरा 1-2 सब्जेक्ट ये कंप्लीट हो चुका है। वरना आप वही लैग करते रहते हो तो आप माइंड में रहते हैं अरे ये भी सब्जेक्ट मेरा पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग अभी छोड़ के रखे हैं हम। सो एक एक सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट हो उसको एट अ स्ट्रेच, अगर आपको 1 दिन पूरा 2 दिन पूरा देना पड़े तो आप दे के कंप्लीट करो, नेक्स्ट फिर मूव ऑन करो। और ये भी है कि आप जब आप स्टडी किए, उसका थ्योरी पढ़े, उसका क्वेश्चंस देखो, साथ साथ ट्राई करो कि अपने से एक मॉक टेस्ट दे दो। सो सर का टेस्ट सीरीज इस मामले में बहुत हेल्पफुल रहा। मैं भी आपका टेस्ट सीरीज दिया था, तो वो हेल्प हुआ मेरे को। टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देयर आर मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जैसे मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, आई हैव सीन मैक्सिमम देम इग्नोर टेस्ट सीरीज। उनका क्या होता है, लास्ट मंथ आते आते एक तो इतना उन लोगों को फटीग आ जाता है, इतना उन लोग थक जाते हैं कि यार अब और पढ़ाई नहीं हो रहा, अब तुम टेस्ट सीरीज का बात कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज समथिंग जो मैं भी नहीं करने वाला था, बट देन आई फोर्स माई सेल्फ टू गिव इट, एंड इट डजंट मैटर आप कहाँ से भी करो, बट देन जस्ट आज के दिन सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, जस्ट ट्राई टू गेट हैंड्स ऑन देम एंड ट्राई टू डू इट इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। घर बैठ के कभी मत देना, तब घर में कंफर्ट रहता है, बाहर जाके दो। उससे 2 चीज़ होता है, एक तो आपका स्पीड, आपको एक रियलिटी चेक हो जाता है कि वेयर यू स्टैंड टुडे, और एक स्पीड आपका बढ़ता है। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एसएफएम का एक मॉक टेस्ट दिया था, सतीश जलान सेंटर, वहाँ सतीश जलान सर का सेंटर है, वहाँ पे एसएफएम का मॉक टेस्ट दिया था। सो वो 100 मार्क्स का पेपर मुझे आता था, आई न्यू, मेरे को पूरा क्वेश्चन देके मैं समझ में आ गया, सब देखा क्वेश्चन थे। टोटल मैं सिर्फ 90 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पाया। एक तो स्पीड पता चला, सेकंड ये पता चला कि क्वेश्चंस में ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ होता है जो हम लोग इग्नोर कर देते, स्किप कर देते, बट वहाँ पे आके मुझे वहाँ पे मैं रुक रहा था। सो मुझे ये चीज़ पता चला, एंड आई वाज वेरी सैड, आई वाज वेरी डिजेक्टेड दैट डे, मैं कुछ नहीं पढ़ा उस दिन। बट बाद में सर का कॉल आया मेरे पास कि मेरे को 70 मिल गया था, आई डोंट नो हाउ, 90 में 70 मिल गया था, एंड सर वाज लाइक कि आप जो भी आपको लगे आप करो, एंड आई वर्कड अपॉन इट। मुझे लगा कि एक वीकनेस है मेरे में, आई वर्कड अपॉन इट, एंड सरप्राइजिंगली इन माय सीए फाइनल एग्जाम्स इन एसएफएम पेपर आई वाज एबल टू कंप्लीट द एंटायर 100 मार्क्स इन 2.5 hours itself. So mock test papers play a very big role. आपको अपना एक रियलिटी चेक मिल जाता है। Instead of doing the mistakes in the CA finals, आप mock test में mistakes करो and don't get dejected. That mistake, आप ये सोचो कि ये mistake मैंने CA final में नहीं किया है, mocks में किया है. Learn from that and फिर CA final में it will be as your second attempt, but it will be counted as your actual first attempt, right? So give your mock test. Yeah, I'll add to that because that is my strategy. But I think काफी लोग करते हैं कि end के लिए mock test पेपर RTP रहते हैं, but I think कि ये literally एक revision से भी ज़्यादा important है. So I would say don't keep this for, let's say अगर आपका November attempt है तो October के लिए नहीं, या May में भी अगर attempt है तो April नहीं, आप इसको in fact 1.5 months पहले करो, because it will give you the time to exactly, and trust me, एक बार एक setback लगता है mock test पेपर देने के बाद, because they obviously don't go very comfortably, it's not a comfortable thing, but that's a good thing. Take it as an opportunity कि आपको मिला है, and feel lucky that you know where all you can go wrong, and then you have comfortable 1.5 months to work on those weak areas. एंड फिर वो स्कोप मत छोड़ो, आप रिमूव एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट डूइंग वेल। तो वो आप टाइमलाइन ही मेंटेन करो कि इसको आप सिलेबस कंप्लीट करने से इंपॉर्टेंट करो। आप एक चैप्टर छोड़ लो, लेकिन ये एमटीपीज, आरटीपीज और जो भी आपका ट्यूटर है, जो आपके मेंटर है, उनके मॉक टेस्ट पेपर्स या टेस्ट सीरीज जो भी, आप डेफिनेटली गो थ्रू देम एंड टेक देयर एडवाइस। एंड इनफैक्ट आप लोगों ने टेस्ट का बात किया, तो टेस्ट प्लेज सच अ सिग्निफिकेंट रोल दैट आई विल जस्ट शेयर एन एग्जांपल कि लास्ट टाइम माय स्टूडेंट पुलकित ही गॉट 71 इन ऑडिट, and this time again one of the student Ashish, he has got 76 in audit. जब he gave the test, पुलकित जब टेस्ट दिया था हमारे अपने मेंटर का, so that time what happened is that he failed badly. He got just 35 marks or something in audit, just 35 marks or something. He was rejected कि यार सिर्फ 35 नंबर ऑडिट का क्लास लेने के बाद भी उसने पेपर खोला, गलतियां मतलब इवैल्यूएशंस देखा कि कहां इवैल्यूएशंस है, कहां शॉर्टकमिंग्स है, उस बंदे ने वापस वीडियो देखना स्टार्ट किया कि सर क्लासेस लगता है कहीं ना कहीं तो शॉर्टकमिंग रहा था, एंड उसने दोबारा देखना स्टार्ट किया, दोबारा से उसको फॉलो करना स्टार्ट किया था, एंड ही गॉट 71 मार्क्स इन ऑडिट. Similar is in the case of Ashish. When he gave the first test, you know, he gave the test, he was rejected, सिर्फ 40 नंबर कुछ आए, but he realized from the mistakes and he got 76. So that is why that is something you must do for all the papers. कहां से जहां से भी करना आपको करो. अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन में अच्छे हो, you can evaluate it yourself. अगर आपके वहाँ फिजिकल सेंटर्स अवेलेबल हैं, you can go to the physical centers and you can go and submit your papers there and get the evaluated. अगर आपके पास वो ऑप्शंस नहीं है तो you know different options are there. हमारा भी ऑप्शन है और भी अच्छे ऑप्शंस होंगे मार्केट के अंदर. तो you can join that test series segment, it really helps to everyone. So अगर टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो आप जो 40 जिसको मिला वो मे बी सीए फाइनल में मिलता उनको, बट टेस्ट सीरीज की वजह से ही गॉट 70 अप, सो दैट्स रिमार्केबल. बट अगेन यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा भाई,
सिर्फ एपियर करने से कुछ नहीं होता नहीं, you need to- I think analysis is the more important part. Analysis is more important. एंड आप खुद से बहुत ऑनेस्ट रहो, बिकॉज ये नहीं कि एक होता नहीं खुद को झूठ बोलना कि मैंने एक बार पढ़ लिया, लाइक आई सेड कि मुझे लॉ मैंने पढ़ लिया बट मैं क्वेश्चंस टैकल नहीं कर पा रहा था, सो आई रियलाइज कि मैं अप्रोच कहीं ठीक नहीं था, कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था पूरा, तो आई स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग मोर ऑन दोस एरियाज वेयर आई वाज नॉट डूइंग वेल, तो वो इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा लाइक यू शेयर योर स्टडी प्लान्स। सो अगेन जैसे एक चीज हमें सीखने को मिलता है भाई कोई गोल्डन स्टडी प्लान नहीं होता, हर प्लान अच्छा है, तुम 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहते हो, वन एट अ टाइम पढ़ना चाहते हो, व्हाटएवर सूट्स यू, स्ट्रेटजी सारी अच्छी होती है, इंप्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट? इंप्लीमेंटेशन सबसे अच्छा होता है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आती है, यू नो आपने 1.5 डेज का रिवीजन कैसे प्लान किया, हाउ यू प्लान दैट 1.5 डेज रिवीजन, जैसे यू शेयर्ड समथिंग, आपने सेक्शन का लिस्ट बनाया, आपने डेफिनेशंस का लिस्ट बनाया, उस तरीके से आप लोगों ने भी रिवीजन कैसे प्लान किया दैट 1.5 डेज? सो मेरा इट वाज बेसिकली एज ऋषि सेड, मेरा भी समरी शीट्स बनाया हुआ था, मैंने सेक्शंस के लिए अलग समरी शीट्स बनाया था, एंड जितना भी मुझे सिलेबस कट डाउन करने से बहुत सारा सम्स रिपीटेशंस होता है, मैंने उसको कट डाउन कर दिया था। तो मुझे पता था कि ये मेरा लिमिटेड मैटर है, मेरे को इसी में पढ़ना है, एंड अकॉर्डिंगली 1.5 डेज आपको 4 महीना पहले से प्लान करना है। इट्स नॉट कि आप 1.5 डेज तक पहुंचोगे फिर आप प्लान करोगे, 4 महीना पहले से आपको रखना है कि मेरे को 1.5 डेज में मिनट बाय मिनट प्लानिंग आपके पास होना चाहिए कि मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा। तो अकॉर्डिंगली आपको वो 4 महीना में टोटल आपको ऐसा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एंड आपका सारा जितना नोट्स है जितना भी है, ट्राई टू कट इट डाउन टू एज स्मॉल पोर्शन एज यू कैन, बिकॉज 1.5 डेज में सब कुछ पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। सो आपको सिलेक्टिव ही पढ़ना है, तो उतना ही आप करो जितना आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जितना आप कवर कर पा रहे हो वो करके जाओ। सेकंड, आफ्टर द 1.5 डेज व्हेन यू गो फॉर योर एग्जाम, जैसे मेरा क्या होता था मॉर्निंग में, मेरा सेंटर मेरे घर से 1.5 hours दूर था, सो आफ्टर स्टेपिंग आउट ऑफ माई होम, दिस इज माई पर्सनल अप्रोच, आई डोंट स्टडी एट ऑल। मैं अकेले मतलब जैसे मैं कार में जाता था तो अपना आराम से मैं म्यूजिक सुनता था या फिर सो जाता था, सेंटर पहुंच के भी दिव्यांश भी हैड द सेम सेंटर, सो वी यूज्ड टू मीट एंड वो भी नहीं पढ़ता था, सो वी यूज्ड टू जस्ट टॉक, ऐसे ही हम लोग रैंडम बातें करते थे एंड थोड़ा चिल्ड आउट माइंड रहता था। आई फील दैट हेल्प मी द मोस्ट, एंड फिर एग्जाम्स पेपर मिलता था एकदम मतलब क्लियर विदाउट एनी टेंशन, हम लोग अपना पेपर आराम से पढ़ते थे। वन मोर थिंग अबाउट दिस पेपर्स, मैं 3 hours वाला भी बात कर रहा हूँ सर अभी, कि बहुत बार पेपर्स में ऐसा होता है कि इट्स नॉट ऑलवेज रोजी फॉर यू। जैसे मेरे को ऑडिट लॉ में पेपर में भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारा पोर्शन था तो मुझे नहीं आता था, बट व्हाट हैपेंड टू मी वाज कि आई गॉट हैप्पी इंस्टेड ऑफ बीइंग नर्वस। आई वाज लाइक कि अगर मेरे को नहीं आता तो फिर तो पूरा सेंटर को ही नहीं आता, तो इट्स ओके फॉर मी। सो डोंट गेट नर्वस, आप बीच में तो कभी पेपर छोड़ के मत उठना, बिकॉज पूरा सेंटर के लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए अगर डिफिकल्ट कोई है। क्वेश्चन आ जाता था कि कई बार कि 16 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम ही नहीं आता है, वो मैं समझ जाता था कि पढ़ के तो अपने आया है, तो ये तो किसी को नहीं आता, तो मैं खुश हो जाता था कि चलो 80 मार्क्स का एक पेपर अटेम्प्ट करना है, 85 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तो आराम से करो और हड़बड़ाओ मत। 85 और फिर एंड में 15 मिनट मिल ही जाता था, तो वो क्वेश्चन जो किसी को नहीं आता है वो फिर वो 15 मार्क में आराम से, अगर वो कंपलसरी क्वेश्चन है तो और खुश हो जाता था कि कंपलसरी क्वेश्चन अकाउंट्स में हम लोग अकाउंट में 6 मिनट ज्यादा किसी को नहीं आता था, वो दैट वाज वेरी हैप्पी। 84 मार्क का अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटा है, तो स्पीड इज नॉट अ वरी, और फिर लास्ट 10 मिनट में उसमें भी कुछ करके आ ही गए थे। एंड वो जहां तक बात है कि लास्ट वो 1.5 डेज का कैसे प्लानिंग करना है, आई थिंक दे हैव समराइज्ड ऑन मोस्ट ऑफ इट, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योरसेल्फ वेरी हैप्पी एंड नॉट गेट टायर्ड, कि आपको ये माइंड में रोज अपने आप को बोलने दो बस खत्म होने वाला है, तो बस खत्म होने वाला है। आई थिंक आपने तो किसी दिन वो वीडियो भी शेयर किया था हर मैदान फतेह का, आई थिंक कि वो अपने आप को एकदम होता है कि मोटिवेशन में चक द इंडिया वो सब टाइटल ट्रैक्स बहुत सुनता था। सर का एक लाइन था कि सुबह उठने के पहले एंड रात को सोने के पहले, सुबह उठने के बाद एंड रात को सोने के पहले जस्ट से दिस वन लाइन, मुझे सीए बनना है, मुझे सीए बनना है, मैं सीए बन के ही रहूंगा। अब वो अटक करो, ट्रस्ट मी एवरीडे आप करो, इतना मोटिवेशन मिलेगा, यू हैव नो आईडिया। एंड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, एंड अगर आपको बीच में तो काफी बार लगता है कि वी आर नॉट डिफरेंट एंड द पीपल लाइक सर वाज गिविंग एन एग्जांपल अबाउट आशीष एंड the other guy, so they have also seen setbacks during their preparation phase, I'm sure, and they have excelled in the exam with scores above 70. So I think it says a lot कि वो 4 महीने जो आप लोग की nervousness है ना, हम भी उस space से गए हैं and बहुत nervousness हुआ है। I have called him so many times, he has called me कि कुछ doubts है, कुछ areas है जहाँ confidence ही नहीं आ रहा है, so it is a good thing and वो आएगा। So just make sure that you know that everyone goes through that, तो ये नहीं है कि आप ही के साथ कुछ बुरा हो रहा है, एंड आप वो अब मान के चलो कि इट इज अ वेरी टफ कोर्स एंड आप रिलेटिवली बेटर ही करोगे सबसे, क्योंकि यू आर अ स्मार्ट पर्सन, यू टेल दैट टू योरसेल्फ एवरी डे एंड दैट यू हैव इट इन योरसेल्फ, एंड देन यू हैव टू स्टॉप वरिंग बिकॉज़ इट विल नेवर हेल्प, एंड वो आपका टाइम भी वेस्ट कर सकता है टेंशन लेना। तो आप बस खुश होके पढ़ो, बिकॉज़ अपने को खुश रखना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर यू लाइक घर में मॉम डैड इसमें काफी सपोर्ट करते हैं कि आप उनके साथ खुशी से 10 मिनट बात करो ही डेली, और आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप फुल सिलेबस एक बार पढ़ भी लियो ना, तो आपको पता है कि कहाँ से क्या पूछने वाले हैं, आपको एटलीस्ट एक चीज का नॉलेज है।
वो नॉलेज ही आपको एक पॉजिटिवनेस दे देता है। तो वो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि इंस्टीट्यूट कहाँ से पूछेगा, हम आंसर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग बहुत वरी करके वरी करने में आधा टाइम निकाल देते दिन का, और नेक्स्ट दिन फिर नेक्स्ट दिन वापस नेक्स्ट दिन का वरी। तो वो चीज का इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता है। बट मैं एक फ्रेंड से मैं बात हो रहा था, तो उसके 2 अटेम्प्ट में उसने एसएफएम नहीं कर पाई है, और उसने बोला तेरा 88 कैसे आ जा रहा है। तो उसने भी ट्यूशन लिए, नोट्स लिए, बट शी टोल्ड मी दैट वो क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन देख के घबरा जाती है और फिर वो गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस। सो आई थिंक ये आपको मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना होगा, बिकॉज़ आई थिंक मोर देन योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस, इट इज कि योर मेंटल लेवल इज बीइंग टेस्टेड, कि आप कितना स्ट्रेस ले सकते हो। इट इज अ स्ट्रेस टेस्ट एक्चुअली, एंड यू हैव टू बी वेरी स्टबर्न कि मेरे को अच्छे से करना ही और सीए बनना। तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप को रखना पड़ेगा। कई बार आपने जितना कॉन्फिडेंस है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि आप हर वो बैरियर पे जो फेंका जा रहा है उसको कंट्रोल कर पाओ। Always try to do something every day, मतलब half an hour खुद का, as you said, एक me time रखना चाहिए, because you have been studying continuously since the past so many years you have been studying, and फिर 4 months या 5 months जो भी है आप continuously पढ़ते ही जा रहे हो। So मेरा personally I never used to study more than like 12 to 14 hours a day, मेरे से उससे ज़्यादा होता भी नहीं है। So apart from those 12 to 14 hours मैं 1 घंटा हमेशा रखता था खुद के लिए, कुछ भी कर लो आप। मैं YouTube देखता था, सर ने बताया था मेडिटेशन, तो मैं वो भी करता था। That helped me a lot and that kept me happy. So it's being more happily studying rather than कि depressed होके अरे यार पढ़ना है, instead खुश होके पढ़ो। So that helps you a lot. Finally आपसे 2 चीज पूछूंगा मैं कि since you are from new syllabus all of you, so new syllabus students का जो मैंने worries देखा है, तो particularly 3 areas जो मैंने observe किया है, students को feedback आया अपने पास कि 3 areas में extremely worried. First is Ind-AS, second is audit, and third is the elective. What I have seen. इलेक्टिव का तो मेरे को भी बहुत जन ने अप्रोच किया कि इलेक्टिव क्या ले सर बता दो। तो elective में कैसे prepare करना है? So your views about these 3 topics. So elective में I think I personally see myself as a big victim, because I took FSCM and I like मैंने CFA था, मुझे capital markets में काफी interest है, तो मैंने FSCM ले लिया। And I've said this, I think on multiple occasions I've said this story out कि मेरा आया 62, but the thing is exam हॉल में मैं काफी nervous हो गया। Reason being कि मैं आसपास सब risk management वाले बैठे थे and economic law, and they were all telling me कि हमारा तो 80 आ ही रहा है। I was sitting beside him in the exam. And he's like और मैंने FSCM लिया and मेरे सामने वाले एक और CFA लड़का, और हम लोग एग्जाम में एक दूसरे को देख रहे हैं कि कुछ नहीं आता क्योंकि बुक से कुछ नहीं पूछा था। They did not test you at all, like 20 मार्क 25 मार्क का बुक से था, and 75 marks were from I don't know from where. So I felt it was very unfair and unstandardized, because आज के दिन we are all at the same pedestal, हमारा total score तो उतना ही आएगा, रैंक तो वैसे ही आएगा। So I think I was punished just because I took FSCM, a subject I liked, which is not good. And so now I think वो होता ना कि मैं तो स्टेटस का रैंचो बनने चला गया कि जो पसंद है खुशी से पढ़ो, बट फिर आप थोड़े प्रैग्मेटिक बनो, मार्क्स क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट है, एंड आपके जॉब से लेके हर चीज में आपके मार्क्स आपके साथ रहेंगे। तो I think take a subject which is more scoring, which I felt economic law and risk management, they are really scoring subjects, because I have seen people कि आप पढ़ के जा रहे हो अगर, तो there's little that can go wrong. So that's my personal opinion. And what's your opinion on Ind-AS and audit? Sir, Ind-AS and audit I think अब आप लोग ने जब गाइड किया, I think that strategy has worked for most of us कि आप syllabus control करो। I think आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस PM क्वेश्चन भी कराते हो, एंड आप खुद भी I think students भी need to also, because आप पढ़ा ही सकते हो हमें, बट आप हमें रोज बैठ के याद नहीं, और डेप्थ तो हमें खुद से ही लाना होगा, because we have to revise and we have to take control over the subject. So audit में it is very important that we cover all areas, and वो अगर हम ऑलरेडी एक बड़े सिलेबस का 1800 पेज के सिलेबस को 400 पेजेस में करके जा रहे हैं, और अगर आप क्लास में 5 पॉइंट कराए हैं और हम खाली 2 या 3 याद करके जा रहे हैं, तो फिर आपकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है, क्योंकि आप तो फिर और एक रिविजनरी ऑडियो नोट्स भी हमें दे दे रहे हो। बट मैंने फिर भी लोगों को देखा कि वो 2-3 चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, या वो अच्छे से सारा पॉइंट्स याद नहीं कर रहे हैं कि 5 में 3 ही ट्राई कर रहे हैं याद करने का। तो आई थिंक वो स्कोप मत छोड़ो, क्योंकि फिर आप जो सिलेबस हमें करा रहे हो वो हमें 100% करना होगा, भले हम आपका ट्यूशन 2 बार करें या भले बुक 4 बार पढ़े, बट वो हमें फिर 100% कवरेज करना होगा। नहीं तो वो रिस्क ले रहे हैं कि कुछ लोगों का वो थियोरेटिकल माइंडसेट होता है कि थ्योरी कर पाते हैं अच्छे से, तो उनका 45 to 55 आ जाता है। बट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट व्हिच आई कंसीडर माय सेल्फ टू बी, आई थिंक इफ आई डोंट पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मैं वो 30 to 45 का गैम्बल ले रहा हूं कि मुझे 38-35 भी आ सकता है, मुझे लक साथ दिया तो 45 आएगा, तो आई वांट टू रिमूव दैट चांस ऑफ अ गैम्बल। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मुझे वो हेडिंग पॉइंट सब हेडिंग्स तो 100% याद होने चाहिए, अंदर का आप कॉन्सेप्ट समझ लो फिर बना के लिख लेनी ऑल लैंग्वेज, बट दोस 5 कैप्शन हेडिंग्स आई डोंट थिंक कि इट विल बी फूलिश टू नॉट मेमोराइज देम। तो वो सब पॉइंट्स उस कवरेज तो पूरा अच्छे से चाहिए ही चाहिए।
एंड ऑडिट में भी आई थिंक एसए नंबर दीस आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट रियली, अच्छा नहीं लगता मुझे भी कि मुझे लगता है, मुझे तो ऑनेस्टली सेक्शन नंबर याद करना टाइम वेस्ट लगता है, बट अब देयर इज नो वे आउट ऑफ कंप्लेन करके कि मैं क्या किसी का करूंगा, तो आई थिंक जब याद करना ही है इट बिकम्स स्कोरिंग कि आज सेक्शन नंबर्स के कारण मुझे लॉ में 77 आया, तो आई थिंक इट्स बेटर यू डू इट, एंड आई थिंक एफआर का आई थिंक यू शुड। एफआर का मेरा क्या है कि आर्टिकलशिप बैकग्राउंड में इंडेक्स का वर्क किया हुआ है, तो मेरे को एफआर का नॉलेज था, एंड डिप्लोमा इन आईएफआरएस भी मैंने कंप्लीट किया है, तो एफआर में मेरा इंटरेस्ट था, इस बोल के मैंने एफआर में 76 स्कोर भी किया, एंड आई टुक जीएफआरएस एज माय इलेक्टिव एंड स्कोर्ड 60 इन दैट एज वेल। सो आपको इलेक्टिव चूज करने के लिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट क्या चीज में है, आप वही चूज करो, वो आप वैसा चीज दो ना कि आपका इंटरेस्ट भी उसमें हो, आपको आगे वर्क भी उस फील्ड में करना हो। अब मेरे से कोई पूछे तो मैं चाहूंगा कि कोई कंसल्टेंसी लाइन में जाऊं जहां इंडेक्स आईएफआरएस का काम हो, क्योंकि मैंने उसको उतना टाइम देके मैंने पढ़ा है उसको, सो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने पढ़ा है। और अगर आप एकदम भी श्योर नहीं हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका इंटरेस्ट ही नहीं आपको पता, तो आई सजेस्ट कि आप ऐसा सब्जेक्ट लो फिर जिसमें आपका मार्क्स स्कोर हो। फॉर एग्जांपल एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर है, तो आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स उसके नेक्स्ट पेपर में आता है, तो आपका 30 मार्क्स नेक्स्ट पेपर का भी कवर हो जा रहा है। सो इंटरनेशनल टैक्सेशन इज अ गुड ऑप्शन जिनको क्लियर नहीं है कि उनको आगे करना क्या है, स्कोर करने के लिए उसमें भी स्कोरिंग है, बट आई पर्सनली रिकमेंड कि आपको जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से इलेक्टिव चूज करना चाहिए। और रहा बात इंडेक्स पढ़ने का, तो इंडेक्स पढ़ने का एक ही तरीका है, वो है आपका समरी नोट्स। आपका जब तक समरी नोट्स इंडेक्स का नहीं बना है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इंडेक्स बट मैंने डिलॉयट का ऑनलाइन जाके डिलॉयट ना केपीएमजी में से बिग 4 का एक इंडेक्स पॉकेट बुक था, हां तो मैंने पॉकेट गाइड पीडब्ल्यूसी का था, सॉरी, तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया क्योंकि मुझे अदरवाइज इंडेक्स पढ़ना बहुत बड़ा लग रहा था, और मुझे था कि एक तो इंडेक्स नंबर प्लस क्या टॉपिक कवर है और क्या पॉइंट कहना चाह रही है, वो बेसिक वो छोटा में वो आपको चाहिए ही चाहिए, और वो सर ने जो पढ़ा रहे वो एक बार पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि 5 कॉपी पूरा एक भारी उतना पढ़ने के लिए वो टफ लगता है, तो वो एक इंट्रोडक्शन की क्या बोलना चाह रही है वो पॉकेट गाइड से समझ लो, एंड देन कम ऑन द सिलेबस, so that will keep you more involved with the syllabus. So I think it's talking about elective, I think I differ with what Rishi said. इंटरनेशनल टैक्स, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये भी कॉल आ रहा है कि भैया मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन दे रहा हूँ बिकॉज 30 मार्क्स मेरा पहले ही कवर हो रहा है डीटी के, बट द पॉइंट इज कि आप खाली वो सोच के इंटरनेशनल टैक्सेशन मत लो। पर्सनली मैंने रिस्क मैनेजमेंट लिया था एंड ट्रस्ट मी मेरा 40 to 50 मार्क्स मैंने रिस्क मैनेजमेंट पेपर के पहले ही मैंने कंप्लीट कर लिया था डीटी का। सो जस्ट डोंट गो विद द फोकस कि यार मैं नेशनल टैक्सेशन लेके डीटी में कवर कर लूंगा, वो मत करना। गो विद योर इंटरेस्ट, आज ही सेड फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपना इंटरेस्ट रखना, गो विद दैट बिकॉज दैट विल ओनली बूस्ट योर करियर। अपना फ्रेंड्स और जो कर रहे हो उन सबको छोड़ो, जो आपको करना है उसमें जाओ। एंड सेकेंडली पढ़ने का तो as we have already discussed about how to study for electives, it's an open book exam, so accordingly all three of us have different strategies. But again I like to say, जैसे आपने बताया कि मैंने अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज किया था, but I let me tell you one thing, because that was your interest subject and even though the paper was SEO managed, had you chosen economic law risk management, हो सकता है इस बार ICAI ने जो गेम कैपिटल मार्केट में खेला है, सेम थिंग ICAI does with economic law risk management next time, and अगर ये आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट नहीं होता और फिर यहाँ ऐसा ने पेपर डाई से बना दिया होता तो आप जो 62 मार्क्स लेके बैठे हो आप नहीं बैठ पाते शायद। I'm under the assumption कि वो बच्चा मेहनत करेगा। बिकॉज जब हमारा इंटरेस्ट होता है तो पेपर डाई से तो वो मैनेज, वहाँ किस्मत खराब निकली। बट अगर शायद आपने रिस्क मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स को चूज किया होता व्हिच इज बियॉन्ड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। I like risk management also, that's also I like capital markets more. Many means science subject which is beyond your interest and फिर वो टिपिकल बन जाता है, तो you don't have to compare। Even same with GFRS मैंने इलेक्ट किया जो मई 18 का पेपर आया था, मैं देख के शॉक हो गया क्योंकि पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकली जो मैंने क्लाइंट पे 1 महीना काम किया है वो पूछ लिया वहाँ पे, इंडेक्स इंप्लीमेंट करो, 30 मार्क्स का इंडेक्स ओपनिंग बैलेंस शीट बना दो, तो वो क्वेश्चन 5 पेजेस 7 पेजेस का था, आंसर उसका 14 पेज का था एंड वो 30 मार्क्स का था। सो वो एक सेटबैक मेरे को लगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं इस पे कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे से कुछ भी पूछा जाएगा मैं थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, तो मैं डिसाइड किया कि यार मेरा इंटरेस्ट यही है, मैं यही चूज करूंगा, चाहे ऐसे को जैसा पेपर बनाना बनाने दो, मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो इसी में आगे पढ़ूं। तो देन आई स्कोर्ड 60 एंड मेरा GFRS का मेरे टर्म का पेपर 32 पेज का था, so that was also very hard. Like for me मेरे लिए कैपिटल मार्केट भी एक ऑप्शन था और एक रिस्क मैनेजमेंट भी था।
So I was just scrolling through both these syllabus. कैपिटल मार्केट में यूजुअली देखा सिलेबस में कि ये सारा चीज़ मेरा ऑलरेडी सीएफए में कवर्ड है. आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू. मेरा वैल्यू एडिशन ऐसे ज़्यादा कुछ हो रहा नहीं था. एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑल्दो वी डिड हैव इट इन सीएफए, एक छोटा सा चैप्टर था, बट इसमें आई एम गेटिंग टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. सो दैट्स व्हाई आई चोज रिस्क मैनेजमेंट. एंड आई थिंक इट वर्कड एज एन आइसिंग ऑन केक कि उसका पेपर भी इजी आ गया. आई थिंक इजियर देन कैपिटल मार्केट. टू समराइज, जो मुझे लगा कि भाई इन तीनों के इंटरव्यूज से एक दो चीजें जो सीखने को मिलती है, दैट इज रिगार्डिंग द थ्री टिपिकल टॉपिक्स. इन डेज द सॉल्यूशन इज समरी, समरी एंड समरी. समरी, समरी एंड समरी. उसके बाद ऑडिट के अंदर अगेन द सॉल्यूशन इज समरी, कंसाइज नोट्स एंड वॉइस क्लिप डज द टेस्ट पेपर्स डज दैट. एंड इलेक्टिव पेपर्स में चूज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. इलेक्टिव पेपर में चूज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, गो आफ्टर दैट. राइट. तो ये उसके अलावा स्ट्रेटजीज अलग अलग हो सकती हैं. द स्ट्रेटजीज मे बी डिफरेंट. ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा 2 साल से पढ़ाई कर रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे ने आर्टिकलशिप के बाद ही 4.5 मंथ में पढ़ाई करनी है. ऐसा भी हो सकता है कि you want a mix of theory and practical. ऐसा भी हो सकता है कि you want to go for a one consolidated approach. But every kind of strategy works. It's just that what is needed is your dedication and what is needed is your implementation. Absolutely. Right. And finally, just अगर एक लाइन में आप सबको अगर स्टूडेंट्स को कुछ शेयर करना हो, कुछ टिप्स देना हो, कुछ एडवाइस करना हो, then you can just conclude by giving that one line of advice to all the students. I would say plan everything out and don't ignore the mock test and keep yourself happy, keep yourself motivated. सबके साथ होता है डिजेक्शन, सबको लगता है, सब लोग लो फील करते हैं, but it's okay, it's a part of the entire format of the course. So it's okay to feel dejected, but keep yourself happy, सबके साथ होगा, and just give your best. It's don't consider it to be attempts, right? Just consider कि एक ही बार एग्जाम देना है पूरा लाइफ में, give it all you have got, and trust me, if you have that stubbornness, you will become the CEO. I mean, what I would like to add to this is that talk to a lot of people and hear their strategies. Like you saw different strategies today. So talk to a lot more people in your office around you, and then apply what's best for you, what you think applies best to you, so that you know your strengths and weaknesses yourself. Okay, so make sure you do that. And second thing is obviously keep yourself very happy and don't be upset about anything. A lot of things around you won't make sense. क्योंकि लाइक हमारे एग्जाम के टाइम पे वो रिवैल्यूएशन का प्रोसेस का पूरा चल रहा था. सो इट्स वेरी डिमोरलाइजिंग के क्या है, एंड कि कई बार हमें लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, डज नॉट मेक सेंस. बट अब इट्स टू लेट टू थिंक अबाउट ऑल दैट. कि कई लोग वेस्ट कर देते हैं अपना टाइम एनालाइज करने में कि क्या है और बाकी लोग को देखने लगते हैं. बट आई थिंक लास्ट 5 मंथ्स में आप अगर अपना एनर्जीज यहाँ फोकस नहीं करोगे, आई नो टफ है, बट आई थिंक अगर वही करोगे तो आई थिंक देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम फोकसिंग ऑन योर गोल, व्हिच इज टू क्लियर दिस एग्जाम. एंड आई थिंक इफ इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑब्वियसली गो ऑल आउट, because it's the easiest thing. Trust me, बाद में देना tough है. I'm not demoralizing people who will give it again, but obviously, I mean, देना you are correct. I'm sure all of you will become CS, but the thing is, go all out because it's tough otherwise later on. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपका माइंडसेट आपको डिफाइन करेगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो. आपको माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा. एंड इवन पूरा दिन के बाद आप पूरा दिन पढ़े हो, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आप उतना अच्छा अपने प्लानिंग के हिसाब से नहीं भी कर पाए हो, तो आपको अपने मिरर में देख के अपने आप को एक ही लाइन बोलना है, हाउस द जोश, हाई सर. वही बोल के आपको नेक्स्ट दिन की शुरुआत अच्छी करनी है. तो वैसे आपको प्लान आउट करना पड़ेगा और एग्जीक्यूशन हो जाएगा. आपको ये सोच के रखना पड़ेगा कि आप अगर हर एक चीज कवर करके रखे हो तो आप अपने साथ अगर जस्टिस की हो तो मार्क्स भी आपको जस्टिफाइड मार्क्स ही मिलेगा. सो आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा. Right, and finally, I would like to conclude by saying just one thing जो मैं हमेशा अपने face-to-face classes में भी कहता हूँ, that जो CA का जो course है, that is not only about hard work. That requires a combination of hard work. That is a combination of hard work along with smart work, and along with what you need is lot of dedication and lot of passion. ये degree आपकी जिंदगी बदल सकती है. This degree can change your life. सुबह उठते वक्त, सोते वक्त, just start dreaming about this degree. I am a chartered accountant. I am a chartered accountant. I will be a chartered accountant. And believe me, my friends, आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में इस डिग्री को पाने में. And maybe you can, pass by getting ranks like all of them. So all the very very best. उम्मीद करते हैं कि ये जो इंटरव्यू आपके लिए beneficial रहा होगा, right? And all the best for your upcoming exams.